वेलकम टू आरएनसी नर्सिंग एकेडमी। तो आज अपन डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर बेस एमसीक्यू पे डिस्कस करेंगे। आज अपना मेन टारगेट रहेगा प्रोसीजर बेस एमसीक्यू विथ रेशनल। मैं आपको सभी हॉस्पिटल के सारे जो कवर होंगे वो सारे मैं कवर करा दूंगा। प्रोसीजर रिलेटेड मेन इंपॉर्टेंट अपन प्रोसीजर से कहाँ से क्वेश्चन बनता है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेली हम काफ़ी प्रोसीजर के ऊपर काफ़ी इमेज बेस्ड क्वेश्चन एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी अप्लाई करता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं। अपना फर्स्ट जो आज का क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा मेडिकल हैंड वॉशिंग स्टेप्स। मेडिकल हैंड वॉशिंग जैसे कि आपको पता ही होगा सबको, मेडिकल हैंड वॉशिंग जो हैंड हाइजीन टेक्निक्स विद सॉप एंड वाटर से यूज़ किए जाते हैं। इसका जो एम्स दिल्ली में एग्ज़ाम हुआ था 2019 के अंदर, उस टाइम पीरियड पूछा था कि टाइम कितना होता है, ड्यूरेशन पूछा था। तो ड्यूरेशन ऑफ एंटायर प्रोसीजर 40 to 60 सेकेंड ड्यूरेशन होता है। तो ये क्वेश्चन राइट आंसर है। आपको अगर ऑप्शन में 40 आए या 60 आए तो ये राइट आंसर है। वन वर्ड के अंदर अगर 60 सेकेंड आए तो आपको राइट करना है। तो स्टेप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं मेनली आपने पढ़े होंगे 7 स्टेप पढ़े होंगे हैंड वॉशिंग से रिलेटेड, बट मैं आपको इसमें 11 स्टेप बताऊंगा टोटल, जो WHO के द्वारा रिकमेंडेड है। देन अपन देखते हैं इसमें। तो अपना जो फर्स्ट स्टेप रहने वाला है इसमें वेट हैंड्स विथ वाटर। तो हैंड्स को वेट करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप रहता है अपना, हैंड को वेट करेंगे। तो जब हाथ को अपन गीला कर देंगे उसके बाद में जो सेकेंड स्टेप रहेगा वो अप्लाई इनफ सॉप टू कवर ऑल हैंड सरफेस। मिनिमम जो सॉप लेना है ताकि पूरे हैंड के सरफेस को कवर कर सके अच्छी तरह से। एंड जो 7 स्टेप पढ़ते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं सेकेंड स्टेप से। तो इसका जो सेकेंड स्टेप होने वाला है वो होने वाला है रब हैंड्स पाल्म टू पाल्म। सबसे पहले अपन पाल्म टू पाल्म रब्स करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप रहेगा थर्ड स्टेप्स आप देख सकते हैं। कंप्लीटली मैं आपको डायग्राम विथ थ्योरी बता रहा हूँ। तो राइट पाम्स ओवर लेफ्ट डोर्सल्स विथ इंटरफेस फिंगर एंड वाइस वर्सा। जो हैंड्स का जो डोर्सल सरफेस होता है ऊपर वाला, उसको रब करना है। फर्स्ट ऑफ पाल्म से रब कर दिया, उसके बाद में डोर्सल जो सरफेस होती है उसको आपको रब करना है अच्छी तरह से। देन नेक्स्ट 4 स्टेप जो होता है उसमें पाम टू पाम विथ फिंगर इंटरफेस। पाम टू पाम जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में किया था पाम टू पाम करना, बट इसमें क्या करना है, वो क्रॉस करना है, फिंगर्स को एक दूसरे के अंदर क्रॉस करके रब करना है। देन जो 5th स्टेप रहेगा वो रहेगा बैक्स ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाल्म विथ फिंगर इंटरलॉक्ड। 4th स्टेप जो रहेगा उसमें इंटरफेस करेंगे फिंगर्स को। देन 5th स्टेप में अपन क्या करेंगे, जो फिंगर्स हैं उनको इंटरलॉक जैसे इस स्टेप्स के अंदर आप कंप्लीटली देख रहे हैं डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट 6th स्टेप जो रहेगा इम्पोर्टेंट वो रहेगा रेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थम्स क्लैप्सिंग्स इन द राइट पाम्स एंड वाइस वर्सा। अब इसमें थम्स को आपको रब करना है, राउंडेड करके रब करना है, राउंड करके ऐसे राउंडेड रब करना है थम्स को। देन नेक्स्ट 7 स्टेप जो रहेगा वो रहेगा रैशनल रबिंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स विथ क्लैप्स्ड फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन लेफ्ट पाम्स एंड वाइस वर्सा। फिर आपको क्या करना है, नॉर्मली मैं आपको बता दूँ सिंपल, जब आपकी एक पाम को मतलब सीधा रखना है। देन दूसरे हैंड से आपको जो आपके टिप ऑफ फिंगर जो होते हैं ये वाले ऊपर वाले टिप ऑफ फिंगर, इनको एक पाम में रब करना है, रोटेट करके रब करना है इसको। देन 8th स्टेप जो रहेगा वो रहेगा रिंस हैंड विथ वाटर। हैंड्स को वाटर के अंदर बाद में गीला कर देंगे वापस, उसको हैंड्स को मतलब रख लेंगे रनिंग वाटर के अंदर। रनिंग वाटर होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। देन जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा 9th स्टेप, उसमें आप देख सकते हैं 9th स्टेप में ड्राई हैंड्स थ्रूली विथ सिंगल यूज टॉवेल। ड्राई हैंड को ड्राई करना है, या तो ड्रायर से आप कर लो, ड्रायर लगा होता है जनरली आईसीयू के अंदर। ड्रायर्स अगर नहीं है तो टॉवेल से रब कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो, तो उसको सिंगल टॉवेल यूज़ करना है। देन आपका जो 10 स्टेप रहेगा वो रहेगा यूज़ टॉवेल टू टर्न ऑफ फुकल्स।
तो टॉवेल्स को देन पूरा रब्स कर देना है और उसको क्लीन कर देना है, जो आपने पाम्स को किया था वहाँ से। देन 11 जो स्टेप रहता है वो रहता है योर हैंड्स आर नाउ सेफ। तो अपना लास्ट वाला स्टेप क्या रहेगा, हैंड्स सेफ। तो इसमें मैंने कंप्लीटली आपको 11 स्टेप बताया। अगर कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो मेनली क्वेश्चन बनेगा वो ड्यूरेशन पे बनता है। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिए 40 to 60 सेकेंड पूछा जाता है। और अगर वेव पूछा जाए कि किस मतलब डायरेक्शन पूछा जाए, तो डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए कि जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है, मेडिकल हैंड वॉशिंग उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है एल्बो टू हैंड्स, एल्बो टू हैंड्स या फिंगर बोल सकते हैं। देन इसका ऑपोजिट हो जाएगा सर्जिकल हैंड वॉशिंग में। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। नेक्स्ट अपना जो मेन रहेगा वो रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, सर्जिकल ग्लव्स वियरिंग स्टेप्स। मैं आपको सर्जिकल ग्लव्स कंप्लीट कैसे वियर पहनते हैं वो बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको जनरली क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए अगर आपको हैंड रब या स्पिरिट से अगर हैंड्स क्लीन करने हैं तो वो कितने ड्यूरेशन तक करते हैं, तो 15 to 20 सेकेंड आपको राइट करना है। 20 सेकेंड स्पिरिट से अपन हैंड क्लीन करते हैं। तो इसमें सर्जिकल ग्लव्स के अंदर देख सकते हैं जनरली एडल्ट्स के अंदर 7.5 नंबर के ग्लव्स यूज होते हैं जो लैटेक्स के बने होते हैं, विथ पाउडर एंड विथ नॉन पाउडर के आते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पहले आपको हैंड्स वॉशिंग कर देना है सोप से, 20 सेकंड तक आपको कर देनी है। देन जो सेकंड स्टेप जो रहने वाला है कम्प्लीटली आपको हैंड को ड्राई कर देना है, तो वेट नहीं रहना चाहिए हैंड। देन थर्ड स्टेप जो रहेगा उसमें ग्लव्स को आपको पैकिंग को खोल देना है, आप खुद खोलोगे, इंटरनल पैकिंग जो होगी वो आप खुद खोलोगे। उसके बाद में खोलने के बाद में फोर्थ जो स्टेप रहेगा, जैसे मैंने आप लिखा फर्स्ट वियर इन नॉन डोमिनेंट हैंड, आपको फर्स्ट नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर वियर करना है ग्लव्स को। जैसे दोनों ग्लव्स रख लिए आपने, अगर आप हैंड राइट हैंड हो तो आप लेफ्ट हैंड में फर्स्ट इंसर्ट करना है, अगर लेफ्ट हैंड हो तो राइट हैंड में फर्स्ट इंसर्ट करना है। तो ये राइट इस हैंड में इंसर्ट कर रहा है फर्स्ट। आप देख सकते हैं स्टेप्स कंप्लीट 1 by 1 स्टेप्स होने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कुछ भी तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। 6 स्टेप्स में आप देख सकते हैं एक ग्लव्स को कम्प्लीटली पहनने के बाद में उसको फर्स्ट जो आपने देखा होगा अगर ग्लव्स को, तो आपको अगर ग्लव्स पहनना है फ्लफ, जब आप ग्लव्स लेते हैं उस टाइम आपको कम्प्लीटली यहाँ पे उसको इंटरनल सरफेस को टच करना है। अगर आपके हैंड में नहीं पहना हुआ तब इंटरनल सरफेस ग्लव्स की, देन उसके बाद में ग्लव्स की एक्सटर्नल सरफेस को आपको दूसरे ग्लव्स को टच करना है, क्योंकि इंटरनल को बाद में आप ग्लव्स को टच नहीं कर सकते वरना वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। देन 7 स्टेप में आप कम्प्लीटली ग्लव्स पहन लेंगे रिस्ट तक। अब आप देख सकते हैं ग्लव्स को रिमूव कैसे करते हैं। ग्लव्स रिमूविंग स्टेप्स, ग्लव्स रिमूविंग स्टेप्स क्या रहते हैं, जैसे कि आप देखिए होल्ड द ग्लव्स एट द रिस्ट एंड पिल अवे फ्रॉम द हैंड। आपको हैंड्स को एक दूसरे हैंड्स को अपने हैंड को टच नहीं होना चाहिए, ओनली ग्लव्स को आउटर सरफेस टच करना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है टर्न द सेकेंड ग्लव्स इनसाइड आउट विद द फर्स्ट ग्लव्स इनसाइड। आपको देन दूसरे हैंड से आप जब ग्लव्स रिमूव कर देते हैं उसके बाद दूसरे हैंड से आपको इंटरनल ग्लव्स के इंटरनल सरफेस को टच करके उसको रिमूव कर देना है, जैसे कि आप स्टेप्स उसके अंदर देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। देन लास्ट स्टेप जो रहेगा डिस्कार्ड इन रेड बॉक्स। तो ये भी आपको आना चाहिए कि डिस्कार्ड किसके अंदर करते हैं, जो R4 रबर मटेरियल होते हैं वो रेड के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। ये था लास्ट स्टेप। देन मेरे को आपको क्वेश्चन बताना है, एक बार आप क्वेश्चन में आंसर बताएं ज़रूर। विच टेक्निक इज राइट फॉर वियरिंग मास्क, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन सी टेक्निक्स मास्क के लिए राइट टेक्निक है, A, B, C या D। तो इसके अंदर आप कंप्लीटली देख सकते हैं जो A के अंदर पहना हुआ है उसमें उसने नोज़ को कवर नहीं किया हुआ है, और B के अंदर आप देख सकते हैं उसमें मतलब कंप्लीटली जो है चिन को कवर भी नहीं किया है इसके अंदर, और कंप्लीटली नोज़ को कवर नहीं किया हुआ है इसमें।
और बाकी सी के अंदर तो आप देख ही सकते हैं कि इसके नहीं मुंह को कवर किया और नहीं नोज़ को कवर किया है। तो आपको ये भी दिल्ली एम्स में पूछा गया था पहले 2020 के अंदर। देन थर्ड स्टेप में आप देख सकते कम्प्लीटली इसने वियर किया हुआ है ग्लव मास्क। तो आपको ये इमेज आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट 6 आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ, स्टेप्स ऑफ फेस मास्क वियरिंग। हाउ टू वियर अ फेस मास्क। फेस मास्क कैसे वियर करना है आपको, जैसे कि आप देख सकते क्लीन योर हैंड्स विथ हैंड सैनिटाइजर्स, सॉप एंड वाटर से आप क्लीन कर सकते हैं। देन होल्ड द मास्क विथ द कलर साइड्स अवे फ्रॉम यू। जो मास्क है उसको अपन को आउटर सरफेस से टच करना है और उसकी जो स्ट्रिप्स होती है उसको टच करना है, या आउटर बाहर की सरफेस को अपन टच कर सकते हैं, अपर या लोअर सरफेस को, और नई स्टेप्स को ओनली इन स्टेप्स को पकड़ना है। देन जो थर्ड स्टेप्स रहेगा, होल्ड द मास्क बाय द ईयर लूप्स। ईयर लूप्स के अपन को पीछे होल्ड कर देना मास्क को, लूप्स अराउंड ईयर, प्रॉपर ईयर के अराउंड होनी चाहिए लूप्स। देन फोर्थ स्टेप्स में आप देख सकते हैं, मोल्ड द स्ट्रिप्स एड्स टू शेप ऑफ योर नोज़। फिर आपको आउटर सरफेस को टच करके नोज़ को शेप के अकॉर्डिंग उसको अपर सरफेस को टच करके नोज़ को कम्प्लीटली फिक्स कर देना है मास्क को। देन जो स्टेप्स रहेगा, पुल द बॉटम्स ऑफ मास्क ओवर योर माउथ एंड सीट। मतलब मास्क के लोअर सरफेस को आपको, आउटर लोअर सरफेस होती है उसको टच करके मास्क को प्रॉपर चिन कवर कर देना आपको। देन अवॉइड टचिंग फ्रंट ऑफ मास्क। आपको फ्रंट जहाँ पे आपके लिप्स होते हैं वहाँ उसके बाहर जो मास्क की जो सरफेस होती है उसको टच नहीं करता, सेंटर को टच आपको नहीं करना है वरना वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंस जो होने वाला है इसके अंदर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि आप जैसे कई लोगों को इसका बेनिफिट्स मिल सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विच इंजेक्शंस गिवन एट 45 डिग्री एंगल। तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस है क्योंकि दिल्ली एम्स इंजेक्शन पे क्वेश्चन पूछता है। कौन सी मसल्स या इंजेक्शंस रूट, किसी पे भी एक क्वेश्चन बनना तय है। तो आप देख सकते हैं 45 डिग्री एंगल पे कौन सा बन सकता है। IM देते हैं, सबकुटेनियस देते हैं, या इंट्रावेनस देते हैं, या इंटरडर्मल देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इंजेक्शंस कौन सी मतलब कहाँ पे लगता है, मसल्स में कौन सा लगता है, सबकुटेनियस टिश्यू में लगता है SC, और किस डिजीज़ कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन कौन से रूट से देते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। उस पर मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो इंट्रामस्कुलर आप देख सकते हैं ये पूरा 90 डिग्री एंगल पे लग रहा है, और जो इंट्राडर्मल है वो 15 डिग्री पे लग रहा है। मैं आपको ओनली 1 वर्ड के अंदर बता रहा हूँ, नहीं कि 2 फॉर्म्स के अंदर, ओनली 1 वर्ड के अंदर 15 डिग्री पे लगता है, बस ये याद रखना आपको। और इंट्रावेनस है वो 30 डिग्री पे लगता है, और जो सबकुटेनियस है वो होने वाला 45 डिग्री एंगल। तो 45 डिग्री पे सबकुटेनियस इज़ द राइट आंसर होने वाला है। तो इसके अंदर आपको ट्रिक्स याद रखनी है। IM का आधा SC, IM का आधा SC हो जाएगा, और IV का आधा ID। ये ट्रिक से याद रखनी है। IV का आधा मतलब 30 का आधा 15, और IM 90 का आधा 45। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये प्रॉपर आपको याद होनी चाहिए, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। NG ट्यूब आपने नाम सुना होगा, इंसर्ट करते हैं, जिसको राइल्स ट्यूब भी बोला जाता है और फीडिंग ट्यूब भी बोला जाता है। तो NG ट्यूब्स को राइल्स ट्यूब्स, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स या फीडिंग ट्यूब बोला जाता है। तो इसके में कुछ जहाँ से अपन क्वेश्चन बनते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस डायग्राम के अंदर प्रॉपर देख सकते हैं, प्रॉपर करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये करेक्ट प्लेस होने वाला है। जो नेजोगैस्ट्रिक अपन इंसर्ट करते हैं उसका बेसिक फार्मूला होता है NEX। नेक्स्ट से आपको याद रखना है नोज टू ईयर लोब टू जिफोर प्रोसेस, बस ये शॉर्ट फॉर्म है। अब नेजोगैस्ट्रिक का आप क्या क्या ध्यान रखना है इंसर्ट की हुई पेशेंट के अंदर, मैंने ट्रिक बनाई हुई यहाँ पे। NG ट्यूब से आपको याद रखना है। जैसे N का मतलब होता है नेवर गिव विदाउट चेकिंग। आपको पेशेंट को कभी भी फीडिंग देता हूँ उससे पहले एक बार प्लेसमेंट बिफोर चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर पेशेंट ने रिमूव की हो या पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली गई हो तो उससे
एस्पिरेट होने के चांसेस रहते हैं। तो नेवर गिव विदाउट चेकिंग, तो पहले आपको कौन फीडिंग देते हैं उससे बिफोर आपको चेक करना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और आया हुआ है। नेक्स्ट जी का मीन्स होता है गिव वार्म एंड रूम टेम्परेचर। जो आप फीडिंग दे रहे हो पेशेंट्स को वो एक रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए, नहीं कि हॉट, नहीं कि ज़्यादा कोल्ड होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर हॉट होगी तो पेशेंट को डायरिया के चांसेस भी करती हैं। तो फीडिंग्स का प्रॉपर जो होता है टेम्परेचर वो होना चाहिए, रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए फीडिंग। देन टर्न टू राइट। टर्न टू राइट का मीन्स होता है अगर पेशेंट को आप फीडिंग दे रहे हो तो मोस्टली राइट टर्न करके फिर फीडिंग देनी चाहिए। मोस्ट ऑफ इससे एस्पिरेट के चांसेस कम रहते हैं और डिफ़ॉल्ट के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आपने जनरली सुना होगा कि अनकॉन्शियस पेशेंट की अपन केयर करते हैं, माउथ वॉश करते हैं, वो भी अपन राइट साइड में टर्न करके ही करते हैं माउथ। ये आपको याद रखना है। लेफ़्ट साइड में अपन क्या करते हैं, तो लेफ़्ट साइड में अपन पेशेंट को अगर लेफ़्ट साइड पोजीशन किस में देते हैं, पेशेंट को अगर रेक्टल एनीमिया देना हो लेफ़्ट लेटरल, उस कंडीशन में देते हैं लेफ़्ट लेटरल। और राइट लेटरल देने का पर्पज़ ये फीडिंग देनी हो तो पेशेंट को राइट लेटरल या राइट साइड अपन फेस को टर्न करके दे सकते हैं। देन यूज़ ग्रेविटी। प्रॉपर आप फीडिंग दे रहे हो तो ग्रेविटी यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट के आपने प्रॉपर ग्रेविटी यूज़ नहीं हुई तो आपकी फीडिंग प्रॉपर अंदर पेशेंट्स के स्टोमक में नहीं जाएगी और बाहर भी आ सकती है, रिमूव हो सकती है या बीच में ही रह सकती है। तो ये प्रॉपर आपको ग्रेविटी मेंटेन करती है। आपने जनरली सुना होगा कि अपन जैसे एनिमा कैन अपन रखते हैं तो उसकी हाइट कितनी रखते हैं, 45 सेंटीमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग ही इसकी भी लिमिट है, तो उसके ग्रेविटी रख के आपको इसमें ग्रेविटी के थ्रू NG ट्यूब जो फीडिंग है वो आपको देनी है। और फीडिंग है वो प्रॉपर पूरी लिक्विड में होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। बी श्योर टू एस्पिरेट। आपको श्योरिटी करनी है, फीडिंग दे रहे हैं तब श्योर होने चाहिए कि एस्पिरेट ना करें। तो आप एस्पिरेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब पेशेंट NG ट्यूब पे होता है। तो आपको श्योर कर देना है जब आप इंसर्ट करते हो। इंसर्ट करने के बाद भी इसका प्रॉपर आपको पता होगा कंफर्मेशन टेस्ट भी चेक करते हैं। और अपन नॉर्मली जो है इंसर्ट करने के बाद वो भी अपन चेक करते हैं। जैसे पेशेंट्स को 50 ml अपन सिरिंज लेते हैं, असेप्टो सिरिंज या नॉर्मल सिरिंज, उससे अपन पेशेंट की जो है उस पर जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसको माउथ पे रख के उसको एयर पुश करते हैं। जैसे 10 ml एयर पुश की और यहाँ पे उसके डायफ्राम पे अपन स्टेथोस्कोप लगा के डायफ्राम के थ्रू अपन एयर को सुनते हैं, तो उसमें वूजिंग साउंड आती है, वूजिंग साउंड्स आती है। इसका मतलब प्लेसमेंट सही है। ये ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। और इसका कन्फर्मेटिव जो होता है मेथड वो होता है एक्सरे होता है। फिर लास्ट होता है एंड विथ वाटर एंड चार्ट। अब एंड विथ वाटर एंड चार्ट का मीन्स होता है जब आप कोई भी पेशेंट को फीडिंग दे रहे हो कुछ भी, तो उसके बाद में मेनली आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर फीडिंग दी पेशेंट को तो उसमें फीडिंग्स के कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो NG ट्यूब्स के अंदर रह जाते हैं, तो वो क्या करें, ब्लॉकेज करते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप फीडिंग दोगे तो फीडिंग अंदर नहीं जाएगी और NG ट्यूब्स ख़राब हो जाएगी। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए आपको वाटर, कोई भी फीडिंग देते हो उसके तुरंत बाद में 10 ml 20 ml वाटर आपको उसमें कर देना है, मतलब प्रोवाइड कर देना है, उसके अंदर एडमिनिस्टर करना है। देन उसको चार्ट में आपको कोई भी फीडिंग देते हो कुछ भी चार्ट के अंदर आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, नोट होना चाहिए इसके अंदर चार्ट के अंदर। तो ये बेसिकली पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं, ट्रिक्स के साथ में बताए तो आपको कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ NG ट्यूब इंसर्ट इन हाई फाउलर पोजीशन। आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो इंसर्ट करते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये एग्जाम के अंदर आएगा। NG ट्यूब आप इंसर्ट करते हो तो कौन सी पोजीशन में देते हो, तो पोजीशन आपको याद रखनी है। इसमें बहुत सारों को कन्फ्यूजन होता है, सेमी फाउलर देते हैं, हाई फाउलर देते हैं या सुपाइन देते हैं। तो हाई फाउलर इज कन्फर्मेटरी है, बस NG ट्यूब इंसर्ट करते हो तो हाई फाउलर ही देंगे। और जब गिविंग फीडिंग, अगर फीडिंग दे रहे हो तो पेशेंट को सेमी फाउलर दे सकते हैं, और अगर कंटिन्यू फीडिंग पे है पेशेंट तो हाई फाउलर में फीडिंग दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ बताया हुआ साइज़ ऑफ NG ट्यूब्स, तो आपको साइज़ भी याद होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। न्यूनोट्स के अंदर देख सकते हैं आप फीडिंग्स, अगर आप फीडिंग दे रहे हो तो 6 फ्रेंच की साइज़ होनी चाहिए, और अगर डीकम्प्रेस कर रहे हो तो 8 फ्रेंच होना चाहिए। देन मैं NG ट्यूब्स का एक अलग टॉपिक अच्छा लूँगा, उसमें अपन डीपली एक्सप्लेन आपको डिस्कशन करेंगे।
इसमें आप देख सकते हैं एंड जो नियोनेट्स है उसके अंदर 6 फ्रेंड्स और डीकम्प्रेस करेंगे उसमें अंदर 8 फ्रेंड्स का एनजी ट्यूब लेनी है। इन्फेंट्स टू 5 ईयर, अगर 1 ईयर टू 5 ईयर का अगर बेबी है तो उसके अंदर 8 फ्रेंच जो लेंगे फीडिंग के लिए लेंगे और 8 to 10 फ्रेंच है वो डिकम्प्रेशन के लिए लेंगे। और ओवर 5 ईयर से ज़्यादा है तो 8 to 10 फीडिंग के लिए और 10 to 14 डिकम्प्रेशन के लिए। एडल्ट्स में बेसिकली 14 एंड 16 नंबर की फीडिंग ट्यूब यूज़ की जाती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एनजी ट्यूब्स मैं बताने वाला हूँ आपको। टाइप्स आपको याद होने चाहिए। सिंगल लुमेन की एनजी ट्यूब है, सिंगल लुमेन तो उसको लेविन बोला जाता है, लेविन ट्यूब। और डबल लुमेन की है तो उसको सैलम सम ट्यूब बोला जाता है, सैलम सम ट्यूब आपको याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड टाइप है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, गोल्डन क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर आता है। सन्स टेकन ब्लैकमोर ट्यूब यूज इन इसोफेजियल वेराइसिस, तो ये एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि सन्स टेकन ब्लैकमोर कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो इसोफेजियल वेराइसिस, इसोफेजियल जो ब्लीडिंग होती है उसके अंदर जो सन्स टेकन ब्लैकमोर ट्यूब है वो यूज़ किए करते हैं। ये पार्ट जो होता है सन्स टेकन ब्लैकमोर ट्यूब का वो स्टोमक के अंदर रहता है और ये जो पार्ट रहता है बलून, ये रहता है इसोफेगस के अंदर, इसोफेजियल बलून और गैस्ट्रिक बलून। तो ये क्या प्रिवेंट करता है, जब इसोफेगल से जो ब्लीडिंग होती है उससे प्रिवेंट करने का काम करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो चैनल को लाइक करना है, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी आपको वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।